Hello Bachcha Party, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss a chapter of class 12 solution. हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था कहाँ तक, मोल फ्रैक्शन और उसके न्यूमेरिकल जितने भी है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल को कवर कर दिया था। आज हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, ये पहले आपको बता देते हैं। इसके डेफिनेशन क्या होते हैं वो बता देते हैं। इसका डेफिनेशन होते इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that dissolve in given amount of solvent to form saturated solution at particular temperature called solubility of liquid। मतलब कि डेफिनेशन क्या कर रहा है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। मतलब कि कोई भी मैक्सिमम अमाउंट, मतलब कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको पहले ही बता चुके हैं। जो WA होता है, WB होता है, तो ये WB जो होता है B से हम डिनोट करते हैं सॉल्यूट को। WB हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर कोई भी सॉल्वेंट हमें दे रखा है, ए जो दे रखा है, उसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। मतलब कि आपको एग्जांपल से समझना है, एक कंटेनर है, अगर इसमें कुछ भी सॉल्वेंट दे रखा है, अगर H2O है ना, क्या है H2O है, और इसमें अगर हम सॉल्यूट के तौर पे ऐड कर रहे हैं शुगर को, तो शुगर कितना इसमें डिजॉल्व हो रहा है, शुगर का मतलब कि चीनी इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो पूरा घुल जा रहा है, उसी को हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। मतलब कि जितना घुल जाए, और एक ऐसा सर्टेन स्टेट आएगा जब उसके बाद हम उसमें शुगर को ऐड करेंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड का मतलब ये होता है, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम जितने ऐड करें वो घुलते जाए और एक सर्टेन लेवल के बाद वो ना घुलने लगे, वो कहलाता है अनसेचुरेटेड। और ये जो लेवल होता है जहाँ पे हम जितना ऐड करते हैं और घुलते जाता है वो हमारा सेचुरेटेड कहलाता है। अब हम बता दें आपको कि टाइप्स इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसके टाइप्स दो तरह के होते हैं। इसके टाइप्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा जो हमारा है यह है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहला जो हमारा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। तो ये क्या होता है इसके बारे में अब हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम बताते कि ये क्या होता है सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो सॉलिड होता है वो किसमें घुल रहा है, लिक्विड में। मतलब कि जो चीनी का क्रिस्टल होता है, शुगर का जो क्रिस्टल होता है, इस तरीके से ये शुगर के क्रिस्टल है, तो ये हमारा सॉलिड होता है ना। तो ये शुगर के क्रिस्टल जो होते हैं, ये शुगर क्रिस्टल, ये हमारा शुगर के क्रिस्टल जो है ये सॉलिड होते हैं, और लिक्विड के तौर पे हम ले रहे हैं किसको, वाटर को ले रहे हैं। तो हमारा जो शुगर डिजॉल्व होगा लिक्विड में, ये हमारा कहलाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसके डेफिनेशन क्या होंगे वो हम पहले आपको बता देते हैं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid solute that dissolve in
100 gram of solvent, 100 gram of solvent to form saturated solution at particular temperature is called solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब कि ये बोल रहा है कि हमारा जो सॉल्यूट होगा ये क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूट होगा ना, सॉलिड सॉल्यूट होगा, वो डिजॉल्व होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में और ये फॉर्म करेगा क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमारे पास कंडीशन दे रखा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जितने डिजॉल्व होंगे वो हमारा कहलाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसके लिए क्या क्या फैक्टर डिपेंड्स करते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड्स करता है वो हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब कि कौन कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड्स करते हैं और कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को। कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड होते हैं, कौन सा फैक्टर पे नहीं डिपेंड होते हैं, वो चीज हम देखने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा फैक्टर है ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके मतलब ये होते हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो किस नेचर का, पोलर नेचर का है, नॉन पोलर का है, सेम नेचर का या किस तरीके का है, वो हम देखेंगे कि इसकी प्रकृति किस तरीके की सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो हम लिखेंगे कि इफ बोथ आर सिमिलर, यदि दोनों जो है वो सिमिलर इन नेचर है, समझ में आ रही बात? इफ बोथ आर सिमिलर इन नेचर देन इट डिजॉल्व इन ग्रेटर, जब ये दोनों सिमिलर नेचर के होंगे तो ये डिजॉल्व क्या होंगे? ग्रेटर अमाउंट में होंगे ना। और अगर एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर ये डिफरेंट नेचर के होंगे तो डिजॉल्व कम होंगे। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जो हम बताना चाह रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट। अगर हम सिमिलर नेचर का ले रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो ये ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगा, और अगर ये अपोजिट नेचर के है तो ये कम अमाउंट में होगा। मतलब कि इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि एक जैसे वाली चीज एक दूसरे को घोलते हैं। मतलब कि जैसे कहावत में सुने ना कि लोहा को लोहा ही काटता, तो वैसे ही लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि एक जैसे प्रकृति वाले एक दूसरे को घोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं सॉल्ट is more soluble in water, soluble in water H2O than sugar। मतलब कि जो सॉल्ट होता है वो ज्यादा सॉल्यूबल है किसमें? वाटर में। किससे? शुगर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है सॉल्ट का ये अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव, ये जो हमारा होता है H2O होता है ना, तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो हाइड्रोजन प्लस जो है ये नेगेटिव पार्ट्स जो है वो सॉल्ट का अट्रैक्ट करता है। सॉल्ट का जो नेगेटिव आयंस होता है, मतलब कि अगर हम NaCl ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, तो Na प्लस Cl माइनस है, तो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा और इसलिए सेम नेचर के होने के कारण ये ज्यादा डिसॉल्व होता है किसमें? वाटर में। दूसरा हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या इस पे इफेक्ट करता है वो हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दो तरह की चीज होते हैं वो देखना है आपको, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया। इस पे होता है कि इफ डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडोथर्मिक देन solubility
increases with increase ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि अगर डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है वो इंडोथर्मिक अगर है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज क्या होता है, और इंडोथर्मिक में हमें उसको इनिशिएट करने के लिए कुछ देना होता है, और एक्सोथर्मिक में रिलीज होता है ना। तो अगर इंडोथर्मिक है तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे क्या होगा, इंक्रीज होगा इसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl KCl, NaCl हो गया हमारे पोटेशियम सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड हो गया, KNO3, ये हमारा क्या है, आयोनिक सॉल्ट है ना। दो तरह के होते हैं आयोनिक सॉल्ट, ये हम ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंडोथर्मिक में हमें क्या करना है, हमें हीट यहाँ पे देना है। तो जितने हम देंगे उसी तरीके से हम जिस तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसी तरीके से हमारा सॉल्युबिलिटी ये बढ़ेगा। और दूसरे में हमारे क्या है, इफ डिजॉल्विंग ऑफ salt of solid is exothermic, then solubility decreases with increase in temperature, मतलब कि अगर डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड जो वो एक्सोथर्मिक है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होंगे, घट जाएंगे जब हम उसकी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर LiCO3 हम ले रहे हैं, लिथियम है, CO3 ये आपको पता कोबाल्ट होता है, Na2CO3 है, उसी तरीके से NaHCO3 है। ये हमारा क्या है, कोवेलेंट सॉल्ट है ना, कोवेलेंट सॉल्ट। हम फर्स्ट में लिए था आयोनिक सॉल्ट, दूसरे में लिए कोवेलेंट सॉल्ट को लिए ना। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े कि हमारा एक्सोथर्मिक अगर होता है तो इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा सॉल्युबिलिटी जो होता है वो घट जाता है। थर्ड हमारा जो फैक्टर है वो प्रेशर है, मतलब कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे। तो हमको पता है, हम बता देते हैं आप लोगों को कि ये क्या होता है। प्रेशर डू नॉट affect the solubility of solid in liquid। मतलब कि प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होता है, कि सॉल्युबल कितना होगा सॉलिड लिक्विड में। मतलब कि आप इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर हम शुगर को पानी में घोल रहे हैं या सॉल्ट को घोल रहे हैं तो उसमें हम जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ने जाता है। उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तब उससे कोई डिफेक्ट होता है या उससे कुछ उस पर असर पड़ता है। लेकिन हम प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं उससे उस पर कोई असर होने वाला नहीं। इसलिए हम लिखें कि प्रेशर डू नॉट इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब कि जो सॉल्युबल होता है गैस लिक्विड में वो क्या होता है, ये चीज हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ gaseous solute that dissolve in per unit volume of solvent to form saturated solution at given temperature। मतलब कि जिस तरीके से हमने वहां पढ़ा कि सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए, वो सॉल्वेंट में कितने ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में घुल रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, उसे हम कहते थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, तो इसके डेफिनेशन, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैसियस सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। मतलब कि हमारा यहाँ जो होना चाहिए सॉल्यूट, ये क्या होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए ना, गैसियस। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर यूनिट वॉल्यूम पे कितने डिसॉल्व हो रहे हैं एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, वो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। तो इसका भी कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। हमने वहां पे जिस तरीके से फैक्टर पढ़ा कि किस तरीके से फैक्टर्स उसके इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ भी हमने फैक्टर पढ़ना है, हमें भी यहाँ भी फैक्टर पढ़ना है, फैक्टर्स ऑफ
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे भी इफेक्ट करते हैं या कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करते, वो हमें देखना है कि फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहला फैक्टर हमें यहाँ भी पढ़ना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ भी हमें पढ़ना नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब कि क्या नेचर है, किस तरीके का उसका नेचर स्वभाव होना चाहिए ताकि वो डिजॉल्व हो या ना डिजॉल्व हो। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इसमें क्या आता है, इफ बोथ आर सिमिलर इन नेचर, इफ बोथ आर सिमिलर इन नेचर then solubility is greater, and when both are different in nature, then its solubility is lesser in nature. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम हो तो वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे, और अगर उसके नेचर डिफरेंट हो तो वो क्या होंगे, कम लेसर अमाउंट में वो डिजॉल्व होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यहाँ भी हम कह सकते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि एक जैसे वाले को ही एक दूसरे को घोल पाता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। यहाँ हम कह सकते हैं salt is more soluble in water than sugar. Salt is more soluble in H2O. H2O हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें वाटर ना लिख करके ये हम फार्मूला यूज कर रहे हैं H2O। देन शुगर का हम चाहे तो फार्मूला लिख सकते हैं, हम फार्मूला नहीं लिखते, हम यहाँ पे शुगर ही लिख रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा फैक्टर क्या वो हम पढ़ेंगे। मेरा दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि जब हमें गैस को डिसॉल्व करवाना होता है लिक्विड में तो क्या करना होता है, उस पर हमें प्रेशर लगाना होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बल देना होता है। उससे क्या होता है, हीट रिलीज एक्सोथर्मिक हो रहा है ना। जैसे कि अगर हमें गैस को डालना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है, उसमें हमें कार्बोनेटेड गैस डालना है, तो हमको उसके लिए क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रेशर देना होता है। और इससे क्या होता है, उसके कारण वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो जो रिलीज होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो व्हेन वी increase, when we temperature is increased, then solubility is decreases। मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो व्हेन वी टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेज। मतलब कि जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी घटेगा। ये किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, उसके अनुसार ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार है ये कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाता है। थर्ड हमारा जो फैक्टर है वो प्रेशर है। क्या है हमारा थर्ड फैक्टर जो है, ये प्रेशर है ना। प्रेशर का मतलब होता है उच्च ताप जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम प्रेशर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। तो ये हमारा देखिए गैसियस मॉलिक्यूल्स have greater
have greater tendency to escape out. So pressure is the most important factor for dissolving of liquid गैस इन लिक्विड। मतलब कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एस्केप आउट, सो प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होता है उसके पास ज्यादा टेंडेंसी होता है कि वो बाहर निकल सके, तो इसलिए ये क्या होता है कि एस्केप आउट होने की, एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, तो इसलिए इसमें प्रेशर जो होता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, when pressure is increases then solubility of gas on liquid is increases, solubility of gas in liquid is increases। मतलब कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस का किसमें, लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि इसमें ज्यादा टेंडेंसी होता है एस्केप आउट होने का। जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसमें अगर हम गैस है अगर हमारा इसमें क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में अगर हम गैस डाल रहे हैं तो हम इसमें जितना प्रेशर लगाएंगे, जितना ऊपर से प्रेशर देंगे उतना ही ये दब के रहेगा। नहीं तो हम जैसे ही यहाँ से प्रेशर हटाएंगे तो ये क्या होगा, ये एस्केप आउट हो जाएगी, ये ऊपर की ओर इसे फेंक देगा और ये बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे अगर हम प्रेशर बढ़ाते तो हमारा इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस का लिक्विड में, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का, हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट का साइन आपको दे दिया। ये क्या होता है, सबसे पहले ये बता देते, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व या डिजॉल्विंग इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to applied force on it, applied force या प्रेशर हम कह सकते हैं, प्रेशर when temperature is remains constant। यहाँ पे हम फोर्स के जगह पे प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड या सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और जितने भी उस पर प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है वो सॉल्यूशन के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं, दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब कि प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉल्यूशन के में जितने गैस डिजॉल्व है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन दे रखा है। तो हम इसे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू के एच इंटू पी। तो ये हमारे को मिला m इक्वल्स टू के एच इंटू पी। अब यहाँ पे क्या क्या ये टर्म है ये हम आपको बता दें, क्योंकि आपको m क्या है वो नहीं पता है, KH क्या है वो नहीं पता है और P क्या है वो नहीं पता है। तो हम सबसे पहले बता दें कि वेयर m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस है, क्या है, अमाउंट ऑफ गैस है हमारा। उसके बाद हमारा जो KH है ये है हमारा हेनरी कांस्टेंट। जैसे कोई भी चीज़ का कांस्टेंट होता है ना, कोई भी सिंबल जो आते हैं इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाया हमने तो इसके बदले हमें KH मिला। ये हमारा क्या है, हेनरी का कांस्टेंट है। और P जो हमारा है ये हमारा प्रेशर है, क्या है, P प्रेशर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इसको हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स हेनरीज लॉ स्टेट
that the pressure is the pressure of gas over a solution is directly proportional to the mole fraction of gas dissolved in the solution when temperature remains constant. When temperature remains constant, जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, ये कंडीशन सारे जगह पे हमें दे दिया जा रहा है कि टेम्परेचर हमें रिमेन्स कांस्टेंट रखना है. कांस्टेंट का मतलब होता है ये फिक्स रखना है. अगर वो वेरिएबल होता है तो वो चेंज होते रहेंगे, तो हमें वेरिएबल में फिक्स डेटा नहीं मिल पाएगा. इसलिए हमें टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. दैट इज, ये हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. P जो हमारा मतलब कि जो प्रेशर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के, है ना. हमारा जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन का, तो हम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X लिखें. उसके बाद P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स. तो यहाँ पे वेयर, ये जो टर्म है हमारा, ये यहाँ पे क्या है, P है हमारा प्रेशर, P है प्रेशर, KH है हेनरी कांस्टेंट, ये हमारे क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट. और हमारा X जो है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. हम यहाँ पे गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, समझे. हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, नोट करके आप लिख लेना, यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप. ये हमारा क्या, व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेन मोर देन, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन gases, then the partial pressure of any component is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन. मतलब कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा अगर गैसेस उसमें डिज़ोल्व हो, तो उसके जो पार्शियल प्रेशर, मतलब कि एक सिंगल गैसेस के जो होंगे प्रेशर, वो कंपोनेंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, उसके मोल फ्रैक्शन के. सपोज दैट कि हमारे पास ये कंटेनर है, यहाँ पे हमारे पास दो गैसेस दिए हुए हैं. हमारा एक है O2, दूसरा है हमारा N2. क्या है, O2 है, N2 है, इसके जगह पे H2 भी हो सकता है गैसेस में. तो ये जो हमारा होगा PO2, मतलब कि प्रेशर ऑफ O2 गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 X H2O का. उसी तरीके से P ऑफ N2 अगर हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, X ऑफ N2 का. मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, पार्शियल प्रेशर जो होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसके मोल फ्रैक्शन का. तो हम यहाँ पे ग्राफ में आपको एक चीज़ और बता दें, एक ग्राफ है हेनरीज लॉ का, वो आप देख लेना. ग्राफ ऑफ हेनरीज लॉ, ये ग्राफ क्या है, किस तरीके से किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम बता देते हैं. ये जो हमारा ग्राफ होता है, एक तरफ हम लोगों को लेना है क्या, प्रेशर लेना है, और दूसरी तरफ हम लोगों को मतलब कि वाई एक्सिस में हमें प्रेशर लेना है, और एक्स एक्सिस में हमें क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन लेना है. तो हमने ये जो ग्राफ बनाया, ये हमारा क्या है, ये कर्व, ये जो हमारा ग्राफ है ये बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना. तो ये जो हमारा स्लोप, इसको हम कहते हैं स्लोप, और स्लोप को हम एम भी कहते हैं. ये हमारा स्लोप क्या है, के एच का, है ना. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं Y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ये है हमारा ग्राफ का फार्मूला होता है, क्या है, Y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. और यहाँ पे देखिए Y के जगह पे क्या प्रेशर है, mx के जगह पे क्या है, m के जगह पे हमारा kh है, और c के जगह, समझ में आई बात. तो ये हमारा ग्राफ है और ये चीज़ डेटा.
अब अपने को देखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ के एच यहाँ पे क्या, मतलब कि हेनरीज कॉन्स्टेंट का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम लोगों को पता है कि P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स है। अब यहाँ पे हम लोगों को के एच का सिग्निफिकेंस देखना है ना, मतलब कि यहाँ पे के एच का क्या अधिकार है या क्या चीज़ इसका रोल है। तो के एच को हम लोगों को रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे P अपॉन एक्स कर देना। तो यहाँ पे x नीचे आ गया, x जो है हमारा क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, हम इसे सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। तो इसका हमारा क्या है सिग्निफिकेंस, हम लिखेंगे व्हेन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, व्हेन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज देन के एच इंक्रीजेज, के एच इंक्रीजेज। मतलब कि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। तो जब हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज किया तो हमारा के एच क्या हुआ, इंक्रीज करा। दूसरे इसके सिग्निफिकेंस क्या है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज के एच ऑल्सो इंक्रीजेज। के एच जो है वो क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो हमारा क्या हुआ, के एच जो है वो भी इंक्रीज हुआ। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो क्या हुआ, हमारा ये हेनरीज कांस्टेंट जो है ये भी इंक्रीज करा हमारा। तो ये सिग्निफिकेंस था किसका, के एच का। अब हम लोगों ने हेनरीज लॉ को पढ़ लिया। अब इसके कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होंगे, कहाँ पे इसका यूजेज होता है। तो हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, मतलब कि इसके यूजेज कहाँ कहाँ है। तो इसके यूजेज कहाँ है ये हम आपको बता देते हैं। टू increase the solubility of CO2, the solubility of CO2 in soft drinks, the bottles are sealed under high pressure, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो होता है किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोको कोला हो गया, उसमें जो गैसेस होते हैं उसमें प्रेशर, हाई प्रेशर के अंडर में उसे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर के अंडर में सील्ड किया जाता है, मतलब कि पैक किया जाता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, उस तरीके से वहाँ पे एपरेटस बनाया जाता है, उस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है जो कि हाई प्रेशर के अंडर में उसे सील्ड किया जाता है। दूसरा इसके क्या एप्लीकेशन है वो हम बताते हैं आपको। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हायर ऑल्टीट्यूड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हायर ऑल्टीट्यूड, is less than partial pressure of oxygen at ground level, partial pressure of oxygen at ground level, hence solubility of oxygen is solubility of oxygen in blood of people living at higher altitude, is less, due to which they are unable to think clearly, is called anoxia, मतलब कि partial pressure of oxygen at higher altitude is less than partial pressure of oxygen at ground level, hence solubility of oxygen in blood of living
people living at higher altitude is less due to which they are unable to think clearly is called anoxia। मतलब कि ये है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो हायर अल्टीट्यूड पे मतलब कि ऊंची इलाके में वो क्या होता है लेस होता है, और किसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है ग्राउंड लेवल पे उसके कंपैरिजन में। इसी कारण सॉल्युबिलिटी जो होता है ऑक्सीजन के ब्लड में वो लोगों का जो उछले जगह पे या ऊंची जगह पे रहते हैं उसके ब्लड में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होता है, उसके कारण वो अच्छे से सोच नहीं पाते हैं या उसकी ब्रेन अच्छे से काम नहीं करते, और वो एक तरह की डिजीज़ है जिसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म है एनॉक्सिया, ये आप बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे। ये आपको सिर्फ याद रखना है कि जो लोगों को ऑक्सीजन की कमी से या ऑक्सीजन उसके ब्लड में कम डिजॉल्व होने के कारण वो अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो बीमारी को कहते हैं एनॉक्सिया। अब इसके जो थर्ड एप्लीकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूबा डाइवर्स वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखना आपको क्या है। इफ स्कूबा डाइवर्स uses mixture of oxygen and nitrogen in their cylinder, then solubility of nitrogen in blood is higher at bottom surface due to increased pressure when scuba divers return then solubility of nitrogen gas decreases and thus bubbles of nitrogen gas is formed due to which blockage of capillaries takes place blockage of capillaries takes place which produce pain and dangerous to life This condition is called bends. This condition is called bends. ये आपको समझना है, इतना जो हमने लंबा चौड़ा भाषण लिखा। इफ स्कूबा डाइवर्स का मतलब होता है गोताखोर जो पानी के नीचे जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्कूबा डाइवर्स। यूजेज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन देयर सिलेंडर, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड इज हायर एट बॉटम सरफेस ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। व्हेन स्कूबा डाइवर्स कम रिटर्न्स, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस डिक्रीजेज एंड thus bubbles of nitrogen gas is formed due to which blockage of capillaries takes place which formed pain and dangerous to life. This is called bends. मतलब कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैस जो सिलेंडर में लेके जाते हैं पानी के अंदर, और वो वहाँ पे जो होता है सरफेस में जो होता है प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वो जब ऊपर आते हैं तो प्रेशर
क्योंकि पानी के नीचे जाइएगा तो प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है, पानी का दाब होता है, तो वहाँ से जब ऊपर आते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसके ब्लड में नाइट्रोजन गैस का जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। उसके कारण उसके कैपिलरीज, उसके जो नस होते हैं उसमें जो होता है ब्लड जो चलता है, उसके कारण बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है और उसके कारण उसमें दर्द होने लगता है, उसके शरीर में तड़तड़ाहट होने लगती है। और ये जो कंडीशन कहलाता है इसे हम कहते हैं, मेडिकल टर्म है बेंड्स, ये भी एक तरह के डिजीज है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं गोताखोर लोग, क्या चीज़, कौन से गैसेस को यूज करते हैं, टू अवॉइड, एक टर्म है टू अवॉइड, ये लाइन को देख लेना आपको, टू अवॉइड दिस कंडीशन एयर इज diluted with He gas 11.7% He, 56.2% Ne, ये 56.2% N2 होता है एंड 32.1% जो होता है ये हमारा O2 होता है। मतलब कि ये जो होता है बेंड से बचने के लिए, उसके जो नाइट्रोजन गैस जो डिजॉल्व होते हैं उसके ब्लड में, उसके जो डिक्रीज होने लगते हैं, उसके अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं वो He गैस, He मतलब कि हीलियम गैस को 11.7% हीलियम गैस को डिजॉल्व करते हैं, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% जो है वो हमारा ऑक्सीजन गैस को डिजॉल्व करते हैं, ताकि ये चीज़ों से ये बच सके, ये बेंड वाले जो बेंड्स होते हैं, ये जो डिजीज़ जिससे हमारे कैपिलरीज जो ब्लॉक होने लगते हैं उसके कारण जो पेन होते हैं, इससे बचने के लिए ये सारी चीज़ करते हैं। आई होप ये आपको एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ समझ में आ गए होंगे, और इसमें जहाँ भी दिक्कत हो ये पूछिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप लोगों को ध्यान से देखना, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। और आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी मदद हो सके। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।